हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, अल्कोहल था, फिनोल थे, एस्टर्स थे, अमाइड्स थे, एसिड एनहाइड्राइड्स, और हमने डिस्कस किया था एसिड क्लोराइड्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अमाइंस के कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के बारे में। लास्ट में इन सारों को सम अप करेंगे बाय यूजिंग ए सिंपलीफाइड इंफ्रारेड कोरिलेशन चार्ट। तो चलो हम डिस्कस करते हैं अपने पहले टॉपिक को, अमाइंस। अमाइंस आपको पता है यूजुअली हम RNH2 से रिप्रेजेंट करते हैं अगर प्राइमरी अमाइन होगा तो। सेकेंडरी अमाइन होगा तो R अल्काइल ग्रुप 2 होते हैं और एक NH होता है ना। तो टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, कोई NH ग्रुप नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें एक तो अल्काइल और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है किसमें, अमाइंस में, यानी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की वजह से, इसकी वाइब्रेशन की वजह से हमें बैंड मिलेगा, चाहे वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो चाहे वो आपका बेंडिंग वाइब्रेशन हो, दोनों की वजह से हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, बैंड मिलेंगे। और दूसरा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बैंड मिलेगा इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस, और टर्शरी में ये बैंड जो होगा नहीं होगा। तो हम बाय यूजिंग इस कार्बन नाइट्रोजन के बैंड को और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बैंड को हम एनालाइज कर पाते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या वो अमाइंस है कि नहीं। और जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो 3500 और 3200 के आसपास आते हैं, यानी आपको पता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड रीजन होते हैं इसमें आते हैं आपका एक बैंड। अगर इसमें बैंड आता है तो आप कहेंगे कि ये जो बैंड है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बैंड है। अब हमें पता है प्राइमरी में कितने NH बॉन्ड है, 2 है, सेकेंडरी में एक ही NH बॉन्ड है और टर्शरी में कोई NH बॉन्ड नहीं है। तो हम बाय यूजिंग IR स्पेक्ट्रम, है ना, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। कैसे? अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन होगा तो स्पेक्ट्रम में हमें 2 बैंड मिलेंगे। कितने बैंड मिलेंगे? 2 बैंड मिलेंगे इस रीजन में, 3500 और 3300 के आसपास 2 बैंड मिलेंगे, यानी डुप्लेट जैसा मिलेगा आपको। लेकिन अगर सेकेंडरी अमाइन होगा तो इसी रेंज में हमें सिर्फ एक ही बैंड मिलेगा, और टर्शरी में कोई बैंड इस रेंज में नहीं होगा। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा जो कंपाउंड वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ठीक है ना। तो टर्शरी में बैंड क्यों नहीं आते? क्योंकि NH बॉन्ड तो वहाँ पे है ही नहीं। तो ये बॉन्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से डिस्कस कर रहे हैं ना। और अगर हम प्योर एक सैंपल लेते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बैंड होता है उस समय वो वीक होता है और थोड़ा सा शार्प होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैंड। यानी आपके पास अमाइन है, अमाइन में भी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये भी पोलराइज होते हैं, यानी इस टाइप का इसमें बॉन्ड बनेगा इसमें नेगेटिव। यानी जिस तरह से अल्कोहल में या फिनोल में आपका क्या बनता था, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था, इसी तरह से आपके अमाइंस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग in amine is less as compared to phenols and alcohols. Why? Because nitrogen is less electronegative as compared to oxygen. ये ज़्यादा पोलर नहीं होते हैं बॉन्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये ज़्यादा ये ऑक्सीजन ज़्यादा पोलर होने की वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज़्यादा पोलर नहीं होते हैं, इसलिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं। और जितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है पीक आपका ब्रॉड होता है और लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होता है, ये हमें पता है। अब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइन में थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू फिनोल्स एंड अल्कोहल। तो क्या आएगा, पीक थोड़ा सा शार्प आएगा एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल्स, लेकिन इस थोड़ा सा पीक की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल। ये चीजें आप स्पेक्ट्रम से नोट कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं अमाइंस का। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे
तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज आपको पता है हायर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं जितना हम डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन शिफ्टेड टू हायर वैल्यूज। अब अगर हम सेकेंडरी अमाइंस की नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग बैंड की बात करते हैं, वो आते हैं 3300 के आसपास। लेकिन वही एरोमेटिक कंपाउंड में थोड़ा सा हायर वैल्यू पे आते हैं 3400 पे। यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बैंड होता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमाइंस हायर वैल्यू पे एब्जॉर्प्शन अपना दिखाते हैं। तो हम इस वैल्यू के बेस पे एरोमेटिक और एलिफेटिक अमाइंस के बारे में के बीच में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में। अब थोड़ा सा हम बेंडिंग पे यहाँ पे नज़र मारते हैं। तो बेंडिंग वाइब्रेशन जो यूजुअली नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है वो आते हैं 1640 और 1560 के बीच में। ये जो बैंड होता है थोड़ा सा ब्रॉड होता है और मीडियम टू स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का होता है। यानी इसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं 1640 और 1560 के बीच में, ठीक है, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। और एरोमेटिक अमाइंस में है ना, एरोमेटिक अमाइंस यानी सेकेंडरी अमाइंस में ये जो बैंड होता है वो शिफ्ट हो जाते हैं लोअर वैल्यू की तरफ, 1500 के आसपास ये शिफ्ट हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी में एलिफेटिक में 1640 के आसपास आ रहे थे, अब यही 1500 पे शिफ्ट हो जाते हैं बेंडिंग किस में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। जबकि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एरोमेटिक में हायर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। इसको अब यहाँ से नोट कर सकते हैं। लेकिन एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइंस में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेंडिंग होता है वो इतना लेस इंटेंस और इतना वीक होते हैं उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो ये एनालिसिस पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट बैंड नहीं होता है जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन होता है सेकेंडरी अमाइंस में। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में एक प्रॉब्लम होता है, बैंड तो आता है, एक प्रॉब्लम यह है कि जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन होता है वो कपल कर जाते हैं किसके साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ। यानी जिस पोजीशन पे मैंने कहा था ना पहले, एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है नियरली 1650 और 1400 के बीच में 4 पीक ऐसे ऐसे दिखाते हैं। तो इस पीक में एरोमेटिक कंपाउंड्स के एरोमेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से जो पीक आते हैं उसी बीच में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का भी बैंड आते हैं। तो ये इस बैंड के अंदर ओवरलैप हो जाते हैं, तो जिसको हम इजीली इस रीजन में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, जबकि बेंडिंग का हमें बैंड मिलता है। अब हमने बात किया था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अलावा और एक बॉन्ड होता है कार्बन नाइट्रोजन, है ना। जैसे अगर मीथेन की अमाइनो मीथेन की बात करते हैं तो C के साथ हाइड्रोजन 3 है और इसके साथ NH2 ऐसे होगा ना। तो इस बॉन्ड की तो हमने अभी तक बात की, बेंडिंग की, स्ट्रेचिंग की, सब की। अब कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होगा उसका तो वाइब्रेशन होगा, चाहे बेंडिंग होगा चाहे स्ट्रेचिंग होगा ना। तो उसका बैंड हमें आता है 1350 और 1000 के बीच में। ये मीडियम से स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है हर अमाइंस में। जैसे मैंने कहा था कि जिसमें C सिंगल बॉन्ड O होता है उसमें भी हमें 1300 और 1000 के बीच में एक बैंड मिलता है। इससे हमें श्योर हो जाते हैं कि आपके कंपाउंड में CO बॉन्ड है। इसी तरह से अगर हमें 1350 के बीच 1350 1000 के बीच में भी एक बैंड आता है तो हमें श्योर हो जाता है कि ये नाइट्रोजन कार्बन का बैंड है। अब हमें क्या पता ये कार्बन ऑक्सीजन का है कि नाइट्रोजन कार्बन का है। तो उस समय आप याद रखेंगे कि अगर आपको कहाँ पे पीक मिले, अगर आपको पीक मिलता है 3300 के आसपास आपको डुप्लेट मिलता है तो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन में आपको एक बैंड मिलता है ना। अगर ये चीज़ें मिलता है या आपको इन प्लेन और प्लेन बेंडिंग मिलता है 700 के आसपास, जो हम बाद में स्पेक्ट्रम में देखेंगे, तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, अमाइन है। और ये जो बैंड आ रहा है नाइट्रोजन कार्बन की वाइब्रेशन की वजह से आ रहा है।
तो हर अमाइन में एक स्ट्रॉन्ग सा बढ़िया सा पीक दिखाते हैं। एलिफेटिक अमाइंस में 1250,000 के बीच में होता है और एरोमेटिक में 1350 के बीच में आता है। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं यानी एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, इन शॉर्ट हम कहेंगे एरोमेटिक अमाइंस, तो इसमें जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इस रिंग के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है। जब ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन इस पे नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पे जो रेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ये पहले सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में था, यानी जब ये किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं था, एरोमेटिक नहीं था, ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लोअर वैल्यू की तरफ आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा ना। जो ही ये रेजोनेंस में आ जाते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हायर वैल्यू की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक अमाइंस में ये डिफरेंस होता है, ये हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट करेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब sometimes in order of plane NH bending vibration also appear as a broad band in 850-750 के बीच में आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस के लिए, जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था, ये हम स्पेक्ट्रम में भी देखेंगे। जस्ट एक शॉर्टकट है आपके लिए, यहाँ से आप इस चार्ट को याद रख सकते हैं। इस रेंज में अगर डबलेट होगा तो प्राइमरी अमाइन होगा, इस रेंज में अगर एक ही पीक होगा तो सेकेंडरी अमाइंस होगा। ये चीज़ें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इस चीज़ को आप खुद नोट कीजिएगा। अब हम मेनली जाएंगे स्पेक्ट्रम पे। तो ये देखिए हमें जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिया है वो है डाई ब्यूटाइल अमाइन का। डाई ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया, ब्यूटाइल दो है, यानी CH3 CH2 CH2 CH2, ये ब्यूटाइल हो गया। ये डाई है यानी 2 टाइम्स है और आपका NH होगा, ये डाई ब्यूटाइल अमाइंस हो गया, यानी सेकेंडरी अमाइंस का आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो सेकेंडरी अमाइन में आपको यहाँ पे एक बैंड मिलेगा 300 के आसपास, आ रहे हैं 3300 के आसपास। अगर यही प्राइमरी अमाइन होता है, यहाँ पे एक ऐसा बैंड मिलता है आपको दो, यानी एक डबलेट मिलता है। तो यहाँ से हमें प्रूव हो रहा है कि ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन है। अगर ये प्राइमरी होता तो यहाँ एक डबलेट होता, अगर टर्सरी होता तो ये गायब होता। ये चीज़ तो आपको पता है CH3 CH2 की वजह से आता है। बाकी आपको यहाँ पे फोकस करना है कार्बन नाइट्रोजन का, जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से आपको 1100 के आसपास यहाँ पे बैंड मिल रहा है। और ऑफ प्लेन बैंडिंग एक बढ़िया सा बैंड आ रहा है आपको 750 के आसपास, 700 750 के आसपास। तो इन पीक से, इससे और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। अब जो हमारे पास है ट्राई ब्यूटाइल अमाइन है। ट्राई ब्यूटाइल का मतलब क्या, यही CH3 CH2 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 ब्यूटाइल हुआ 3 टाइम्स है और आपका नाइट्रोजन, यानी ये टर्शरी है। टर्शरी होगा तो जहाँ यहाँ 32 रुपये एक बैंड आता था वो गायब हो गए, वो नहीं होगा एक चीज़। और आपको कार्बन नाइट्रोजन वाला बैंड यहाँ फिर से 1100 पे मिलेगा। बाकी ये बैंड तो आपको पता है CH3 CH2 की वजह से आता है। और ऑफ प्लेन बैंडिंग जो 750 के आसपास आ रहा था वो भी यहाँ पे गायब होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो बैंड है वो क्या है, वो आपका जो स्पेक्ट्रम है वो किसका है, किसी टर्शरी अमाइंस का है। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे नोट रखिएगा जो हमने अभी तक पढ़ा है। जब भी कंजुगेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप के कंजुगेशन में एक डबल बॉन्ड है, तो ये ऐसे इसके साथ रेजोनेंस दिखाएगा, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर से। तो ये चीज़ मैं बार बार कह रहा था, जब भी कंजुगेशन होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है लोअर वैल्यू की तरफ। एक चीज़ अब ये याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट करके रखा है। तो जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होते हैं तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डिक्रीज होता है नियरली 30 सेंटीमीटर इनवर्स तक, क्योंकि मेसोमेरिक या डबल बॉन्ड कैरेक्टर C डबल बॉन्ड O का है ना, वो रिड्यूस होता है बाय मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से।
जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया है, एस्टून का 1720 पे एब्जॉर्प्शन दिखाता है। एस्टून जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी C डबल बॉन्ड O का कितना आ रहा है, 1720 आ रहा है। ये कोई कंजुगेशन यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ माइनस यहाँ पे कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, सॉरी प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। ये कौन सा इफेक्ट दिखाए, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। जबकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ C डबल बॉन्ड O अगर ये किसी रिंग के साथ कंजुगेशन में होता है, यानी आपका C डबल बॉन्ड O किसी फिनाइल रिंग के साथ कंजुगेशन में होता है, इस टाइप का है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 1697 तक गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ इसके साथ रेजोनेंस दिखाएगा, फिर C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिससे बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे, ये है आपका, ये कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ कंजुगेशन में है। अब यहाँ देखिए, ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो हम कहेंगे ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। यानी अब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये यहाँ पे रेजोनेंस शो होने नहीं देगा, है ना। रेजोनेंस में कहाँ जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ना, ये ऐसा होने नहीं देखा, माइनस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड O का जो नेचर होगा वो डबल बॉन्ड नेचर में ही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने ही नहीं दे रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ sp2 कार्बन एटम, है ना। तो ये कोशिश करता है जब भी माइनस आई इफेक्ट होता है तो ये हायर वैल्यू पे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो हायर वैल्यू पे एब्जॉर्प्शन दिखाना चाहिए। लेकिन इसमें और एक इफेक्ट है जिसमें ये ऐसे रेजोनेंस दिखाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। जब ये ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड C हो जाएगा, CO पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो प्लस आर इफेक्ट होते हैं दिखा रहे हैं यहाँ पे, और जो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। माइनस आई इफेक्ट कोशिश कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर में रहे और ये हायर वैल्यू पे एब्जॉर्प्शन करें, लेकिन जो प्लस आर इफेक्ट है वो कोशिश कर रहा है कि ये लोअर, ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में जाए और ये लोअर वैल्यू पे क्या दिखाए, एब्जॉर्प्शन दिखाए। और लास्ट में जो डोमिनेट करता है वो प्लस आर इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में जाते हैं और लोअर वैल्यू पे ये एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं जब भी कार्बोनिल ग्रुप किसी फिनाइल रिंग के साथ कंजुगेशन में होता है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट ऑफ sp2 कार्बन होता है वो क्या होता है, इज डोमिनेटेड बाय प्लस आई इफेक्ट, यानी प्लस एम इफेक्ट, सॉरी प्लस एम इफेक्ट का असर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई इफेक्ट, इसलिए ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाता है। अब आपको ये सिंपलीफाइड इंफ्रारेड कोरिलेशन चार्ट को याद रखना है, उससे आपको जब भी कोई स्पेक्ट्रम देखोगे तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। हमने अल्केन डिस्कस किया, तो अल्केन में याद रखना, जो अल्केन में स्ट्रेचिंग बैंड आते हैं आपको 3000 और 2850 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है, ठीक है। CH3 की वजह से बेंडिंग में आपको एक यहाँ पे मीडियम बैंड मिलता है 1450 और 1375 के बीच में, ये मैंने बार बार बताया आपको। और CH2 का बेंडिंग 1465 या 1460 के आसपास आपको एक बैंड मिलता है, वो भी मीडियम का, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अल्कीन्स में कहाँ आएगा यही बैंड, 3100 से 3000 के बीच में मीडियम बैंड आता है। और ऑरा प्लेन आपको स्ट्रॉन्ग बैंड आता है ना फिंगरप्रिंट रीजन में, तो बढ़िया सा एक बैंड आता है आपको अल्कीन में, ऑरा प्लेन बेंडिंग जिसको बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में याद रखना आपको क्या, 3150 और 30 के बीच में आपको कार्बन हाइड्रोजन की वाइब्रेशन की वजह से आपको एक बैंड मिलेगा।
और अब प्लेन बेंडिंग जो 900 और 690 के बीच में आएगा, एक स्ट्रॉन्ग सा बेंड। और अगर आपका एल्डिहाइड होगा, याद रखना 29 और 2800 के बीच में एक वीक बैंड मिलता है, या 2800 और 2700 के बीच में, यहाँ यानी इसी बैंड में आपको एक डुप्लेट ऐसा दो छोटा सा बैंड मिलता है अगर आपका ये एल्डिहाइड होगा। तो अल्केन में कार्बन कार्बन की वजह से कोई बैंड नहीं आता है, जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। इसमें इसमें ये सारा जो था कार्बन हाइड्रोजन की वजह से था, कार्बन हाइड्रोजन का स्ट्रेचिंग, यानी एल्डिहाइड में भी जो ये दो बैंड आ रहा था ना, कार्बन हाइड्रोजन बैंड होता है ना एल्डिहाइड में, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे इस रेंज में 2900 और 2700 के बीच में एक डुप्लेट मिलता है, वीक सा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कार्बन कार्बन मैंने पहले ही हमने डिस्कस किया है, ये यूज़फुल नहीं होता फिंगरप्रिंट रीजन में, या कभी उससे और एवरेज भी चला जाता है, 500 से भी नीचे आते हैं। अल्कीन का सी डबल बॉन्ड सी का कहाँ पे आता है, 1680 में, इसको आप याद रखेंगे। एरोमेटिक का सी डबल बॉन्ड सी, हाँ जो मैं पहले यहाँ पे कह रहा था वो यहाँ पे आप नोट करके रखा है, 16 से और 1475 के बीच में आते हैं, बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से। ट्रिपल बॉन्ड का अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो 2250 और 2100 के आसपास आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि हर कंपाउंड में यहाँ पे आप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सब में कार्बोनिल ग्रुप होगा, सब में कार्बोनिल होगा। किस में, एल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी, सब में यहाँ तक कार्बोनिल ग्रुप है। एल्डिहाइड में अच्छा सा बैंड आते हैं CO की वजह से, कहाँ पे, 1740 और 1720 के आसपास, तो आपका एल्डिहाइड होगा। ठीक है, कीटोन का कहाँ आते हैं, कीटोन का 1725 और 1705 के बीच में, थोड़ा सा एल्डिहाइड से कम आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है, अगर ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका एस्टून है, कीटोन है कोई, है ना, ये कीटोन है CH3 है, एस्टून है ना, तो एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप कौन सा इसका रेजोनेंस फॉर्म होता है, ये वाला इसका एक रेजोनेंस फॉर्म होता है ना, सी पे पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव, ये इसका रेजोनेंस फॉर्म होता है, इनका रेजोनेंस फॉर्म। इसमें जो मिथाइल ग्रुप है, अगर ये मिथाइल ग्रुप होगा या हाइड्रोजन होगा, तो अगर पहले हम मिथाइल की बात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा और ये लोअर वैल्यू की तरफ एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो इसमें दो अल्काइल ग्रुप या दो मिथाइल ग्रुप है, दोनों से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड CO का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर फिर से बढ़ जाएगा। इसीलिए कीटोन का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है एल्डिहाइड से कम होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में आपको जो भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को इतना स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना नहीं आता है एल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने डिस्कस किया, 1725 पे आता है, एस्टर का यहाँ पे आते हैं, अमाइड का भी हमने डिस्कस किया, इनहाइड्रेट, इन सब पीक, इन एब्जॉर्प्शन पीक को आप यहाँ पे याद रखेंगे, ताकि आप लोग को जब भी स्पेक्ट्रम को देखोगे तो दिमाग में सीधे स्ट्राइक करेगा। CO का कहाँ पे आते हैं, 1300 और 1000 के बीच में एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा पीक आते हैं। अल्कोहल और फिनोल, अगर फ्री अल्कोहल होगा, यानी कोई इसमें मिक्सचर नहीं होगा, तो हमें पता है कि यानी सॉरी, अगर ये फ्री होगा, फ्री का मतलब है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो 3650 और 3600 के बीच में एक मीडियम बैंड दिखाते हैं। लेकिन अगर आपका OH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो 3500 से और 3200 के बीच में एक ब्रॉड सा मीडियम बैंड दिखाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये 3400 और 2400 के बीच में एक ब्रॉड बैंड दिखाता है, बहुत बड़ा, यानी बहुत ज़्यादा ब्रॉड बैंड दिखाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्यों, क्योंकि ये डाइमर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अगर प्राइमरी अमाइन होगा या अमाइड होगा तो आपको क्या आएगा, स्ट्रेचिंग की वजह से 3500 3100 पे आपको बैंड आएगा, और बेंडिंग की वजह से 1640 और 1550 के बीच में मीडियम से स्ट्रॉन्ग एक बैंड आएगा।
अमाइंस का कार्बन नाइट्रोजन हमने कहा 1350,000 के बीच में आते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड इमान ऑक्सीजन में है तो ये होगा ट्रिपल बॉन्ड का। तो इन बैंड्स को आप यहाँ से याद रख सकते हैं। यहाँ मतलब इस चार्ट को इसलिए बनाया है ताकि आप इजीली इस चार्ट को देख के अपने कंपाउंड्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है पार्टिकुलर ग्रुप्स का। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं आया तो फिर से आप पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम पे या फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे। फ़िलहाल आज इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।